देखो अपने पढ़ रहे थे मुख के अंदर दो भाग पढ़े थे। टॉपिक चल रहा है अपना पाचन तंत्र, है ना। और मुख में दो भाग बताए थे मैंने आपको। एक तो मुख के अंदर क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, जीवा क्या है, अरे जीभ है वो तो मुझे पता है, मैं कौन सा कह रहा हूं कि जीवा पैर होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है, और सबसे मजबूत भाग कौन है, यहां तक खत्म हो गया था। अब मैंने जीवा के अंदर दो चीज बताई। जीभ का काम है कि मुख के अंदर एक तो निकलती है लार, एक होती है स्वाद कलिकाएं, वो तो पढ़ा दी। स्वाद चार प्रकार के, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। अब जीभ से एक नाम बताया था मैंने आपको, लार नाम की चीज करवाई थी। लार, लार को आप लाला रस भी कह देते हो। लार किस किस का मिश्रण होता है, पेपर में क्वेश्चन आया, लार किसका मिश्रण है, जल प्लस। लार में जल की मात्रा कितनी होती है, एंजाइम। एंजाइम नहीं पूछो, पानी पूछ लेते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र में बार बार पानी मिलेगा, इसलिए जल है ना वो इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि लार से पानी कितना मिलता है, अमाशय से कितना मिलता है, अग्नाशय से कितना मिलता है, ये वाले क्वेश्चन पूछेंगे। तो लार में जल की मात्रा होगी 98%। और जल का मैंने आपको काम सिखाया भी था। क्या काम है, मुख को गीला रखना। क्यों गीला रखना, मुख को इसलिए गीला रखना ताकि बोलने में सहायता प्रदान हो। अगर हमारा मुख सूखा होगा, ये पानी नहीं निकलेगा, हम बोल भी नहीं पाएंगे। भयंकर प्यास लगी होती है, मैंने आपको समझाया था, तो आवाज नहीं निकलेगी मुख से, बिल्कुल सूखा हो जाता है गला, है ना। पहला काम है बोलने में सहायता प्रदान करना। दूसरा काम क्या बताया, आपकी जीभ वो तलवे की चिपक ना जाए, ये भी इसका काम है। अगर लार के अंदर पानी है नहीं, मुख से लार निकलेगी तो ही भोजन गीला होगा, गीला नहीं हुआ तो वो भोजन नीचे भी नहीं जाएगा। ये सामान्य काम है, पेपर के लेवल की चीज नहीं है। अब अपने क्या पढ़ते हैं, एंजाइम पढ़ते हैं। और अच्छे से मैंने आपको ग्रंथि टॉपिक में पढ़ाया था कि ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है बहिस्त्रावी ग्रंथि कहलाती है। क्या छोड़ती है वो, मतलब पहली आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथि शुरू हो चुकी है। लार ग्रंथि इंग्लिश में कहते हैं स्लीवरा ग्लैंड, ठीक है ना। जैसे आप परीक्षण करवा रहे हो, टेस्ट कर रहे, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, तो आप खून की जांच करवा रहे हो, उसमें आरबीसी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटें ये आएगी, है ना। और आप अगर यूं बोलते हो ब्लड टेस्ट तो ये हो गया, इसके अलावा आपने बोला होगा यूरिन टेस्ट करवा रहे हैं, है ना, तो मूत्र का परीक्षण होगा, उसमें यूरोक्रोम वगैरह वो उनकी जांच होगी कि मूत्र के अंदर पस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप में मूत्र का श्रवण कम हो रहा है, मतलब लिक्विड कम ले रहे हो। ऐसे स्लीवरा टेस्ट होता है। स्लीवरा टेस्ट क्या होता है, लार का परीक्षण होगा। तो लार ग्रंथि को कहते हैं स्लीवरा ग्लैंड इंग्लिश में। तो स्लीवरा टेस्ट नाम आता है ना, स्लीवरा टेस्ट किससे संबंधित है, लार से संबंधित है, ठीक है ना। आपको बुखार होता है, डॉक्टर घर पे आता है ना, उसके पास एक उपकरण तापमान मापता है। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। वायु दाब का मापन कौन करता है, बैरोमीटर, उसमें क्या भरा होता है, पारा। तापमान का मापन कौन करता है, थर्मामीटर, उसमें भी क्या है, पारा। ऐसे उसमें पारा होता है। तो आपका डॉक्टर बोलता है मुख खोलो, आ करो, फिर आपके मुख के अंदर रख देता है, फिर झटकाता है, देखता है, आपको बोलता है अच्छा इतना डिग्री बुखार है, तो वो क्या है, फारेनहाइट के अंदर तापमान ही माप रहा है, तो उसमें क्या होता है, पारा ही होता है। तो लार ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इससे क्या निकलेंगे, और अच्छे सिखाया अंतःस्त्रावी, ऐसे अंत ऐसे अंदर डायरेक्ट निकलेंगे, वो कौन है, हार्मोन। अंत 3 वर्ड है, अंत, तो हार्मोन भी 3 ही है। पेपर में पूछते हैं हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, भूल जाओ तो आप सोचो हार्मोन, हार्मोन 3 शब्द आ रहे हैं, तो अंत 3 शब्द आ रहे हैं, जबकि बहिस्त्रावी 2, बही 2 है, एंजाइम 4 है, 2 गुना। ऐसे मैंने आपको याद भी करवाई थी। तो लार ग्रंथि पहली आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथि शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है लार ग्रंथि। यानी 2 टॉपिक एक साथ चल रहे हैं। ग्रंथियों में अंतःस्त्रावी का इनसे कोई लेना देना है नहीं, इसलिए मैंने अलग पढ़ाया है। अब साथ में तो आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथियां चल रही है, साथ में आपका पाचन तंत्र भी चल रहा है। तो पाचन तंत्र में ग्रंथियां क्या करती है, एंजाइम छोड़ती है। एंजाइम क्या करेंगे, भोजन को तोड़ने में सहायता करेंगे, तो साथ में आप ग्रंथि सीख जाओगे, साथ में दूसरा टॉपिक आपका पाचन भी हो जाएगा। अब एंजाइम कितने निकलते हैं, इससे एंजाइम निकलते 2 एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम। अब कई बुक्स में लिखा हुआ, लोग अक्सर में से पूछते हैं कि सर लार से तो एमाइलेज निकलता है, तो टाइलिन क्या है, अरे टाइलिन एंजाइम को ही एमाइलेज कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। इसको अल्फा एमाइलेज, पूरा नाम तो अल्फा एमाइलेज, अगर मेडिकल लाइन में जाओ ना अल्फा एमाइलेज कहते हैं, नाम सुनोगा, अल्फा बीटा गामा ऐसे।
तो इसी का ही नाम एमाइलेज है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एमाइलेज इसी को ही कहते हैं, चाहे आप टाइलिन बोलो चाहे एमाइलेज बोलो। दूसरा एंजाइम जो निकलेगा उसका नाम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, एक होता है लाइसोसोम, एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोसोम क्या है? कोशिका पढ़ा होगा, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, है ना। तो सेल कहां से आया? साइटो से आया। और मैंने बोला था अध्ययन पूछे पीछे क्या लगा? लॉजी, तो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन या कोशिका विज्ञान कौन सी विज्ञान है? साइटोलॉजी है ना। कोशिका खोज किसने की थी? कौन सी कोशिका खोजी थी? जीवित कोशिका खोज किसने की थी? सीधा बोलते हो कि आप कोशिका खोज करता कौन है? रॉबर्ट हुक है। अरे प्राणियों, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजी थी पादपों के अंदर। अगर पेपर में आ गया जीवित कोशिका खोज किसने की थी तो क्या बोलोगे? मैंने आपको जीवाणु के अंदर पढ़ाया था, एंटीबोनी ल्यूबेन हुक, उसने जीवित कोशिका खोजी थी। तो रॉबर्ट हुक खोज करता है पर उसने मरी हुई कोशिका खोजी थी। जीवित पूछे ना तो रॉबर्ट कोच नाम आएगा। टीका पढ़ाया था मैंने आपको, बैक्टीरिया जीवाणु के अंदर डीपीटी का टीका। जंग लगे लोहे से आपके लग जाती है, मान लो आप खेत में काम करो, फावड़े से लग गई ना, कुआड़ी किसी की लग जाए तो घर पे क्या करें? टिटनेस अल्टिक को लगाइया कहते हो ना, वो डीपीटी होता है। डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। 3 रोगों के काम में एक टीका काम आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब देखो लार का काम क्या? जैसे आपके मुख में भोजन गया, समझो पहले क्या टेबल लेके बैठे ठेके, बुजुर्ग थोड़ी हो गया यार, अभी तो जवान है कि तो की सिस्टम कर, बुढ़ापा में तो ठेको ले ले। अब क्या मिले? ब्याह हो गए? हाँ, आस है के तो आस टूटन कौन दिया? नौकरी, ठीक है ना। तो वो क्या है होते ना आजकल, वो आजकल त्योहार चल रहा है भाई, है ना। रोज डे बे फलाना फलाना है नहीं जुगाड़, तो वो कुछ नहीं है। रोज डे छोड़ो, रोजगार ढूंढो, रोजगार मिल जाएगा ना। तो रोज डे ढूंढना चनापी लाज जाएगी जे मैं पीसा उसी नहीं, तो रोज देर फिर छोड़ देर ये सारा याद ही इकट्ठा याद ही एक सगी। हाँ, अब तो रेखा घड़ी है, तो ये इस महीने में मैं यही कहता हूँ, यार त्योहार चलने लग गया। शुक्र है तुम लोग ढंग से पढ़ते हो इसलिए ज्यादा है, बाकी जब मैं पढ़ाता था ना, मेरे को 7 साल हो गए पढ़ाते हुए। ओ जो कुछ मिन्नू आवे नहीं, ये तुम्हारा टाइम में क्लास में टापर घंटा सगाई भी रहे तो पहला मांगे साइन कराना चाहिए, छुट्टी मांगे तो। ये मेरा कहना है, ठीक है। तो ये रोज डे काम कौन करे नहीं, ठीक है। पढ़ लो, रोज की बजाय रोजगार ढूंढो, ठीक है। रोज डे ढूंढने वाला आपको खुद ही मिल जाएगा अपने आप। अब देखो मुख में अगर भोजन गया, आप भोजन को चबा रहे हो, सोचो भोजन को चबा रहे हो, सबसे पहली चीज भोजन के अंदर आएगी कोई अशुद्धियां। भी आप सोचो, आप जो बाहर से भोजन ले रहे हो वो शुद्ध हो सकता है क्या? ना। आप गेहूं लो, चावल लो, बाहर से कितने सारे पॉइजन डालते हैं अपने खेतों में, स्प्रे करते हैं ना, मतलब उतना तो जहर वो ले ही रहे हैं हम बाहर से। अब मान लो आप खाने को खा रहे थे, आपने भोजन पकाया, बनाया, थाली में डाल के आप वायुमंडल में लेके आ रहे हो, 4 पाई बैठ रहे हो। वायुमंडल में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजो है, कर्मी है, कोई ना कोई जीवाणु विषाणु भी होंगे, हो सकता है भोजन में मिल गए। पहली बात, जो आप बाहर से भोजन लोगे वो किसी भी हालत में शुद्ध नहीं हो सकता, आज के जमाने में तो हो ही नहीं सकता, ये खास बात है। अब शुद्ध नहीं हो सकता तो मतलब अशुद्धियां तो भोजन में जाएगी। अब अशुद्धियां जाएगी तो क्या हम रोज बीमार होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? हमारी बॉडी में जगह जगह मेडिकल है, सबसे पहला मेडिकल हमारा यही है। डॉक्टर बैठे ये जांच करते हैं, ठीक है ना, ये जांच करते, पहला डॉक्टर है आपका लाइसोजाइम। अब जाइम आ रहा है लास्ट में, तो आपको मैंने अभी बताया एंजाइम। याद रखना, एक नाम होता है लाइसोसोम, वो कोशिका का कोशिकांग है, कोशिका का भाग है। मानव शरीर हजारों लाखों कोशिकाओं का जाल होता है, डेली हजारों कोशिकाएं मरती हैं, हजारों कोशिकाएं जन्म लेती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, मरी हुई कोशिकाओं का पाचन करता है लाइसोसोम, इसलिए उसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, शरीर का अपशिष्ट निपटान केंद्र कहते हैं। कोशिका बहुत सारे आपने नाम पढ़े हुए 9th 10th में कि कोशिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ER जालिका, PR जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी जालिका, खुरदरी जालिका, ऐसे नाम पढ़े होंगे ना। तो ध्यान रखना, लाइसोसोम है ना, वो कोशिका का भाग है। ये देखो लाइसोजाइम, लास्ट में आ रहा है जाइम, मतलब एंजाइम है। तो पेपर में पूछे निम्न में से कौन सा एक एंजाइम है, तो लाइसोसोम आई तो वो गलत है,
लाइसोजाइम तो ध्वनि आ रही है, जाइम मतलब एंजाइम। ये क्या करेगा, जैसे आपके मुख में भोजन गया, मान लो भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया आ गए, जीवाणु आ गए, जीवाणु 4-5 जीवाणु घुसे आपके मुख के अंदर। सबसे पहले आप भोजन को चबा रहे हो तो दांतों को काम है चीरना, फाड़ना, पीस कर लुगदी बनाना। अब लार से एक एंजाइम निकलेगा, एक बंदा आएगा लाइसोजाइम नाम का, वो भोजन को चेक करेगा कि कौन है भाई, क्यों घूम रहा है। जैसे अनजान बंदा आता है आपके मोहल्ले में, कई बार सरदार बनते हो तुम लोग, है ना, 4-5 इकट्ठे होते हैं, कटू रे क्या गड़ा हमारा 3-4 दिन हो गया हमारे मोहल्ले में, ऐसा होता है ना। तो वो भी पूछेगा तुम लोग कौन, बोले भोजन हूं, क्या है तेरे पास, वो बोलेगा मेरे पास पोषक तत्व है, क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल। तुम लोग क्या करते हो, हम लोग बॉडी के लिए फायदेमंद है, हम लोग एनर्जी देते हैं। अच्छा काम की चीज हो क्या, हाँ तो अंदर जाओ, मतलब यूं मान लो ये बिल्डिंग ही है पूरी, तो तुम लोग जाओ करो अंदर, फायदा करो, जाओ। अब मान लो कोई जीवाणु आगे भोजन में, पूछेगा तुम लोग कौन हो, मैं तो जीवाणु हूं, तुम लोग क्या करते हो, ये टाइम पास करा बस। तो फिर अंदर क्यों जा रहे हो, अंदर जाके रोग फैलाएंगे। अच्छा रोग फैलाओगे, इधर आओ मेरे पास, मैं बताऊं था रोग फैलाओगे तो। मतलब जो जीवाणु आएगा उनको लाइसोजाइम क्षारीय प्रकृति का होता है, पकड़कर वहीं पर उनको मार देगा। इस चीज को आप महसूस भी करोगे, भी बता दूंगा, मारेगा। तो ये जीवाणु को मारता है, तो इसलिए इसको कहते हैं मुख का जीवाणु भक्षी। पेपर में पूछते हैं मुख का जीवाणु भक्षी किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे लाइसोजाइम को, या आप बोल सकते हो मुख का जीवाणु नाशी, नाश करना बोल दो, एक ही बात है, मुख का जीवाणु नाशी। मुख का जीवाणु भक्षी किसे कहते हैं, आप बोलोगे लाइसोजाइम एंजाइम। मुख का जीवाणु नाशी किसे कहते हैं, लाइसोजाइम। क्यों, ये मुख में भोजन का शुद्धिकरण करता है। तो ऐसे भी आ जाता है, मुख में भोजन का शुद्धिकरण कौन सा एंजाइम करता है, आपको बोलते हैं लाइपेज एंजाइम, रेनिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, और आपको बोल दिया अल्फा एमाइलेज, ठीक है, टाइलिन आ जाएगा, अल्फा एमाइलेज, या आपको और बोल दिया कि ट्रिप्सिन एंजाइम। मुख में भोजन का शुद्धिकरण कौन सा एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, आपको बोल दिया रेनिन एंजाइम, और आपको दिया टाइलिन एंजाइम का। मैं हाथ यहां लगा रहा हूं, मैं शुद्धिकरण पूछ रहा हूं प्राणियों, मैं बोल दूंगा कि ये गधा है, तो गधा है क्या, आंखें कहीं, अंगुलियां कहीं, तीर कहीं, निशाने कहीं, ऐसे नहीं करना। मैं क्या पूछा है, मुख में भोजन का शुद्धिकरण कौन सा एंजाइम करता है, टाइलिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। समझ गए ना, तो शब्दों पे ध्यान दो, ऐसे पूछेंगे। तो ये मुख में भोजन का शुद्धिकरण करता है, सबसे पहला मेडिकल हमारा यही है। अरे परिणाम स्वरूप आपने नोटिस किया हो, कई बार अपना थूकने का मन करता है ना, कुछ आपने खाया अगर थूकने का मन, ऐसा तो नहीं है पूरे दिन थू थू करते रहते हो, कई बार मन करता है थूकने का, तो थूक दिया। वो क्या है, आपके मुख के अंदर जो अशुद्धियां आ गई थी ना, आपके तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क ने बोला कि एक चीज काम की नहीं, अंदर मत जाने दे, तो ये थूक दिया। वो इसी का ही काम है, इसलिए आप थूकते हो। तो बॉडी का पहला मेडिकल कौन है, अब आप जो भोजन खाओगे उसके अंदर होता है मीठा, है ना, उसको कहते हैं मंड, या फिर स्टार्च बोल दो। सोचो आप मान लो यूपी वाले जैसे चावल खाते हैं, है ना, मछली खाते हैं, अपने गेहूं की रोटी खाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि आप रोज गेहूं की रोटी खाते हो, कभी आपने ऐसे कहा है कि रोज रोज की मेरे तो कण की रोटी कौन खाई जाए, डेली के कण की रोटी है, सब्जी को बोल देते हो, रोटी को बोलते हो क्या, डेली। आप कहीं पार्टी वार्टी में कहीं चले जाओ, जो मर्जी खा लेना, आप लास्ट में एक आधी रोटी तो खानी पड़ेगी, भट्टी आगे शांति मिला, होता है ना। तो आप रोज रोटी खाते हो, तो आपने कभी ये सोचा है कि सब्जी बोल देते हो कि रोज की आलू की सब्जी बनाओ, मन तो आलू की सब्जी पसंद को नहीं, रोटी कहते हो कि रोज की कण की रोटी बनाओ, डेली बनाओ कण की रोटी, मन तो पसंद ही नहीं, ऐसा कहा हुआ है कभी, नहीं होता। कारण आप खाना बन रहा है, कभी नोटिस किया होगा, स्मेल लेते हो तो आप बोल देते हो आज पड़ोस में हलवा बन रहा है, मन कर रहा हुआ क्या खुशबू आ रही, पकोड़े बन रहे, होता है ना। तो आपका मन करता है, आप अनिच्छी क्रिया में आते हो, लार आती है कि जे आज मन ने बुला लिया तो खाइए, होता है ना मन में, है ना। तो कारण क्या है, भोजन में आप भोजन को चखने के बाद ही बताओगे ना, पहले तो खुशबू देखी है तो आपको लगा कि मस्त हलवा बन रहा है पड़ोस में, अब बताओ सब्जी बनी हुई है, सब्जी बन रही है, आप सब्जी को चखने से पहले बता दोगे क्या कैसी है, खुशबू आएगी, हो सकता है मसाला ज्यादा डाला हो, और उसमें मिर्ची का एहसास बिना चखे बता दोगे, खुशबू आई, आपने बोला कि सब्जी आज भयंकर मस्त बन रही है,
और उसके बाद चखा तो बोल दे लूण गाल दिए, खत्म होड़ा, बोलोगे ना। तो मतलब चखने के बाद पता चलेगा। तो भोजन में जो भी छुपा हुआ स्वादिष्टपन है उसका नाम क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे। तो ये टाइलिन एंजाइम भोजन को ऐसा स्वादिष्ट बना देता है, ऐसा स्वादिष्ट बना देता है ताकि आपको जिंदगी भर खाने से नफरत ना हो। नफरत हो गई तो राम नाम सत्य हो जाएगा, तो होने नहीं देता, कोशिश करता है बेचारा, वृद्धावस्था में खत्म होने लग जाता है। तो वृद्धावस्था में मन नहीं रहता बंदे, कुछ खाने को, कुछ दे दिया, थोड़ा बहुत खा लिया तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो मंड और स्टार्च को किसमें बदलता है, ये बदलता है शर्करा में, और शर्करा को इंग्लिश में कहते हैं शुगर। यानी भोजन को ये ऐसा मीठा बना देता है कि आपको खाने से नफरत ना हो। पेपर में क्या पूछेंगे, खास बात, मीठा माध्यम। मीठा का मतलब वो नहीं है जैसे चीनी है, गुड़ है, शहद है, ऐसा मीठा नहीं, स्वादिष्ट मीठा, स्वादिष्ट मीठा। नमक कम होता है, आप बोलते नमक कम है, सब्जी तो बढ़िया बनी, आप नमक दे दो, फिर आप डाल के बोलते हो चूर के खाऊंगा अलग से, तो आपका मन करके मस्त बन गया मतलब। तो पेपर में क्या पूछेंगे, भोजन को मीठा माध्यम कौन सा एंजाइम प्रदान करवाता है। अब आपसे यूं पूछेंगे, मंड को शर्करा में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, टाइलिन, एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। तो मंड को शर्करा में, मंड को कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्च को शर्करा में, स्टार्च को कार्ब, कोई भी नाम आए इसका मतलब बदलना। ये भोजन को बनाता स्वाद। अब भोजन स्वादिष्ट बन गया, जीवाणु मार दिए, अब भोजन आपके निकलेगा गले से। ये आ गया एडम एप्पल, ठीक है। एक ग्रंथि पढ़ाई, सॉरी एक हड्डी पढ़ाई थी यहां पे मैंने आपको, ये हायोड हड्डी, गले में कौन सी हड्डी थी, हायोड है, ये पढ़ाया था ना। चलो इतनी बात समझ में आई, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट, अब देखो मुख के बाद भोजन किस में जाएगा, गले के अंदर एक पाइप है आपकी, ये पाइप जा रही, इसको कहते हैं ग्रसनी, ठीक है, या ग्रास नाल बोल दो, इंग्लिश में फायरेंस कहते हैं। फायरेंस बोल दो, ग्रसनी बोल दो, ग्रास नाल बोल दो। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट बना हुआ, मुख का काम खत्म हो गया, पहला भाग मुख था खत्म हो गया। अब नंबर लगाते हैं गले का, यानी ग्रसनी का लगाते हैं। ग्रसनी जो है ना, उसकी अगर अपने बात करें तो आप खाना खाते हो, आपने नोटिस किया आपका गला आगे पीछे होता है ऐसे ऐसे। ग्रसनी का एक पाइप है, छोटी सी पाइप है, एक ऐसी पाइप है, बोलो मत रे, बोलो मत, शोर मत करो यार, ऐसे मत करो। एक पाइप है, कितनी की, ये होती है लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की। ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर की पाइप है गले में। सेंटीमीटर जानते हो, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल आता है तुम्हारा, फुटो, वो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो अंदाजा लगा लो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, समझ गए। एक पाइप है गले में, ये क्या करेगी, ये पाइप आप दोनों फेफड़ों के बीचों बीच से जाएगी, या बाएं फेफड़े के नीचे यहां पर आपका आमाशय है, उसमें जाके घुस जाएगी, उसको आप पेट कहते हो। अब काम चालू वहीं से होता सारा का सारा। तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर की पाइप है, जब आप खाना खाओगे ना तो आप नोटिस करना कभी भी आगे पीछे होती है। मतलब यूं है कि जो ग्रसनी है ना, इसे फैलती सिकुड़ती है, ये फैलेगी सिकुड़ेगी तो ही गले से आइटम नीचे जाएगा। या आप यूं कर रहे हो तो फैल रही है, सिकुड़ रही है। इस फैलने और सिकुड़ने को कहते हैं कर्मा कुंचन गति। पेपर में क्वेश्चन आता है, पाचन तंत्र के किस भाग में कर्मा कुंचन गति पाई जाए। कर्मा कुंचन गति या तो ग्रसनी में होती है या छोटी आंत में होती है, इसके अलावा पूरे पाचन कहीं भी गति नहीं है। तो ग्रसनी का काम क्या है, कोई काम नहीं है। एक पाइप है, पाइप का काम क्या होता है, पहुंचाने का। तो ग्रसनी कर्मा कुंचन गति द्वारा ये भोजन पहुंचा देती है आमाशय के अंदर, इतना ही काम है। यहां पे कोई अवशोषण नहीं होता, कोई ऊर्जा नहीं मिलती, ना ये तोड़ती है, बस आप खाना खाओगे, इसका काम है फैलना सिकुड़ना, ऐसे करती है। इस फैलने और सिकुड़ने को आप नाम दोगे कर्मा कुंचन गति। तो कर्मा कुंचन गति द्वारा ग्रसनी से होता हुआ भोजन जे आकार की संरचना आमाशय में पहुंच जाता है। अब मेन काम शुरू होता है आमाशय का। पाचन तंत्र से क्वेश्चन बना तो दो चीजें आप फोकस कर लेना, एक तो आमाशय, एक लिवर, यही से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, 2 नंबर खास बात क्या है ग्रसनी की, इसमें पाई जाती है कर्मा कुंचन गति। कर्मा कुंचन गति का मतलब क्या होता है, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना।
बढ़िया वाली बात आपको बताऊं मैं, सुनो। अच्छा, पाचन तंत्र के भाग बताए थे मैंने आपको कल, याद करो एक बार जरा, जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे ना उन पे फोकस करो। सबसे पहला मुख है, कैसी आकृति है? गुफा के जैसी है ना, बंद करो गुफा के जैसे बन जाते, इसलिए मुख नहीं कहते, मुख गुहा कहते हैं। अच्छा, उसके नीचे अमाशय कैसा है? जे आकार का है। फिर अग्नाशय शुगर वाला है ना, शुगर बढ़ती है घटती है, डायबिटीज हाइपोग्लाइसीमिया, वो कैसा है? वो पत्ते नुमा है, बेलनाकार। छोटी आंत, छोटी आंत हमारी है कुंडलित, बड़ी आंत वो भी सीधी है, कहीं कुंडलित है। लीवर, लीवर द्विपालित है। एक ही अंग ऐसा है ग्रसनी सीधी होती है। कल डायग्राम में मैंने आपको बताया था, मुख से पाइप निकले सीधी, सीधा कोई नहीं है पाचन तंत्र में, ग्रसनी को छोड़कर सीधी जाएगी डायरेक्ट, ये आ गया अमाशय में। बाकी सबके अलग अलग आकार है। तो पाचन तंत्र या आहार नाल का सबसे सीधा भाग कौन होता है? ग्रसनी के अलावा कोई भी सीधा नहीं है, बाकी सब कोई ना कोई अलग अलग शेप है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो है पाचन तंत्र का सबसे सीधा भाग। बिल्कुल, पाचन तंत्र का सबसे सीधा भाग, पाचन तंत्र का सबसे सीधा भाग पूछे तो आपको बोलना है वो ग्रसनी होती है। वैसे इसके अंदर 3 चीजें होती है, इतना गहरा आपसे पूछेंगे नहीं, फिर बता देता हूं। एक होती है ग्रसिका, एक होती है ग्रसनी, फिर आता ग्रास नाल। 3 चीजें बनती जो, इतना गहराई से आपसे पूछेंगे नहीं, 10th लेवल क्लास से बता नहीं रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो में जो कमेंट करते हैं कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं, तो ये आपके लेवल की चीज है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। पहले ग्रसिका होती है, फिर ग्रसनी आती है, फिर ग्रास नाल बनता है। पर ये आपसे नहीं पूछेंगे, ये बहुत गहरा हो जाता है। फिर ये 3 ही बातें ध्यान रखनी है। ग्रसनी की लंबाई, पाचन तंत्र किस भाग में कर्माकुंचन गति होती है? ग्रसनी से कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन शरीर के किस अंग में पहुंचता है? अमाशय। और पाचन तंत्र का सबसे सीधा भाग कौन है? अब नंबर आता है अमाशय का। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आप जो बाहर से लेते हो ना उसका नाम है भोजन। जो भी आपने रोटी सब्जी ले रहे हो भोजन है। मुख में जाने के बाद जो आप चबा लिया ना, जो लुगदी सी बन गई, मान लो आप चबा करके भोजन को बाहर फेंक दो तो उसका नाम भोजन नहीं है। उसमें लार मिल चुकी है, एंजाइम मिल चुके हैं, पानी मिल चुका है, उसका नाम है बोलस। जो मुख में आप चबा रहे हो ना, भोजन नहीं है वो। भोजन तो वो है जो आपने यहां से लेकर यहां कर लिया ना, वो तब तक भोजन है। जैसे ही मुख में गया आपने चबाना स्टार्ट किया तो उसका नाम बन गया बोलस है, वो लुगदी बन गई। पेपर में क्वेश्चन आता है मुख में भोजन क्या कहलाता है, उसका नाम बोलस है, जो लुगदी है ना मुख के अंदर। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन लिख लो, मुख में भोजन, मुख ही चल रहा है अभी तो मुख पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा। मुख में भोजन क्या कहलाता है? तो मुख में जो लुगदी बन गई ना, है ना, वो भोजन नहीं है, उसका नाम बोलस है। अलग अलग नाम होते हैं, बोलस होता है, बोगस होता है, काइम होता है, छोटी आंख में जाने के बाद ग्लूकोज होता है, ऐसे नाम है। तो मुख में भोजन क्या कहलाता है? तो मुख के अंदर जो आप चबा रहे हो वो भोजन नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलस कहते हैं। अभी इसके अंदर एसिड नहीं मिला, एसिड बनती काइम बन जाता है। काइम होता है अम्लान, इंग्लिश में काइम, हिंदी में अम्लान। सुना होगा ना, गांव में ये जो शराब निकालते हैं, है ना, तो बुजुर्ग ऐसे कहते हैं कि पढ़ो लान पीड़ो फिरे, सुना होगा ना, हथकड़ लान कहते लान। हाँ, जब ये न्यूज वगैरह आती है ना, पढ़ा होगा कि पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने 300 लीटर या 20 लीटर या 50 लीटर लाहन को नष्ट किया। लाहन अम्लाहन इसलिए नाम पड़ता है उसका, ऐसे वो अभी एसिड नहीं मिला है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना एक, ठीक है। अब नंबर लगता है अमाशय का। तो अब अपना 3rd पॉइंट आ गया अमाशय। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डायग्राम बना देता हूं अमाशय का। अमाशय को हिंदी में कहते हैं उदर। पेपर में आप जिसको पेट कहते हो, सॉरी पेपर नहीं, दैनिक जीवन में आप जिसे कहते हो ना पेट दर्द हो रहा है, आप पेट किसको मानते हो? इसको मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये पेट नहीं होता। पेट तो आप कहते हो उदर होता है हिंदी में, उदर। एसिडिटी होती है ना, तो आप लेके आते हो एंटा एसिड मेडिकल से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह लेके आते हो, है ना, या बेकिंग सोडा लेके आते हो, इनो लेके आते हो। एंटा एसिड होते सारे, एंटा एसिड, एसिड मतलब अम्ल, एंटा आप कहते हैं ना वो मेरे से एंटी है, उसके साथ मेरी बनती नहीं। एंटी का मतलब आपके विरुद्ध है,
तो एसिड का मतलब अम्ल और एंटी का मतलब विरुद्ध। अम्ल का विरुद्ध कौन होगा? क्षार। तो आप जो एंटी एसिड लोगे सारी क्षार ही होती है। ये क्वेश्चन सीईटी वाले में आया था पेपर में भी, है ना, कि इसको क्या कहते हो? एंटी एसिड कहते हैं वो दर्द के लिए। अभी आया था जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसके अंदर क्वेश्चन आया था, पढ़ाया भी था मैंने आपको केमिस्ट्री में। आमाशय उदर। अब देखो ये तो आ गई आपकी, थोड़ा डायग्राम बनाता हूं, आपको जरूरत नहीं समझाने के लिए बना रहा हूं। ये आपकी आ गई ग्रसनी, गले वाली पाइप। ये बायां फेफड़ा, दाएं फेफड़ा। बाएं फेफड़े नीचे यहां पर ये वाला भाग है ना, जैसे आप इस खूब सांस खींचोगे ना, फिर आप ऐसे फेफड़े में से हड्डी आप चेक कर सकते हो अपनी, यहां पर आमाशय आपका, हृदय यहां पर है, ठीक है। तो जस्ट नीचे ये जैसे फेफड़े, अगर मान भी लूं आपको समझाने के लिए, बाकी बनाते नहीं है, ये सही नहीं होता साइंस के हिसाब से, पर मैं समझाने के लिए बना रहा हूं आपको, बाकी उचित नहीं होता, क्योंकि फेफड़े श्वसन तंत्र का भाग है, तो इसको अपने पाचन में कभी नहीं बनाते। अब ये मेरा बायां भाग है, तो इसको आप कह लो बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। बायां दाएं में किसी को दिक्कत है क्या? बायां दाएं में दिक्कत है, सिंपल सी बात, मैंने बहुत बार समझाया, बी डी याद रखना। बी डी किधर भी घूम जाओ 360 डिग्री, बी डी। बीडी को नहीं यार देंगे अभी, बीडी का नाम देखो, दंतुरित मुस्कान सब कुछ बयां करे, बीडी का नाम लेते बड़े राजी। अरे बी डी बोल रहा हूं इंग्लिश में, पुराने बीडी को कौन को? बी डी जा भी खड़े हो जाओ, बी से बायां, डी से किधर भी घूम जाओ, बी से बायां, डी से ऐसे कहीं भी घूम जाओ, तो मैं ऐसे खड़ा हूं, तो ये मेरा बायां फेफड़ा है, ये मेरा दायां। आपके हिसाब से नहीं चलेगा, बायोलॉजी में डायग्राम ऐसे बताएंगे ना कि ये बायां फेफड़ा होता है तो ये बायां है, ये दायां होता है तो ये दायां है, ऐसे बनाएंगे। अब इसके नीचे ना, अब इसको रफ कर दूं, समझ गए ना, इस फेफड़े के बाएं के नीचे है ना, क्या आएगा? आमाशय आएगा, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक, ठीक है, स्टोमक। जैसे एक अपने आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ना, कि नाम आजकल सारे चेंज हो गए, आधुनिकता के अंदर चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हस्बैंड है वो हबी बन गया, मम्मी है वो मोम बन गई, दीदी है वो जीजी बन गई, ठीक है ना। इसलिए पेट को किसी का बाहर निकला होगा टम्मी, टम्मी कहते हैं ना, टम्मी। और टम्मी क्या, टोमी तो कुत्ते का नाम रखा गामा में, टम्मी टुम्मी कुछ नहीं था, स्टमक होता, स्टमक। ये शॉर्ट में नाम चल रहे हैं, आधुनिकता है ये, ठीक है ना, नाम चेंज हो रहे हैं। पापा है वो डेड हो गया, तो डेड बॉडी हो गई फिर इस तो, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। डेड मॉम, है ना, दी ब्रो, ब्रो तो ब्रो, ब्रोदर की स्पेलिंग कौन आवाज खटू बोला पूरी शरीर, तो ये सब बकवास हो गई। इसे कहते हैं ना टम्मी, टम्मी क्यों कहते हैं? पेट, तो पेट का नाम टम्मी नहीं होता, स्टमक होता है, स्टमक। तो उधर बोलो स्टमक बोलो या आमाशय बोल दो, ऐसे ये जाएगा ना। ग्रसनी यहां से जा रही, देखो थोड़ा अलग कर देता हूं इसको ताकि आपको डायग्राम में स्पष्ट आए। ऐसे आमाशय के नीचे ना कि जे आकार की संरचना बनती है, ऐसी, उसको ग्रसनी के नीचे, बाएं फेफड़े के नीचे एक जे आकार की संरचना आएगी, उसका नाम है आमाशय। ये ग्रसनी खत्म, आमाशय शुरू, ये आमाशय का पहला भाग है, इसका नाम होता है कार्डियक। जैसे ग्रसनी खत्म, आमाशय शुरू, तो पहला भाग जहां से आमाशय के किस भाग में ग्रसनी आकर खुलती है? कार्डियक। ये मध्य भाग है। यहां पे क्या है? यहां पे एक तरल रस होता है, लिक्विड भरा होता है, ये मध्य भाग है, इसको कहते हैं फंडिस, या इसको फंडिक भी कह सकते हो। फंडिक बीच में आ रहा है, ठीक है ना। फंड करते हो ना, कलेक्ट, फंड करते हैं ना, चंदा, और मध्य होता है, कई बार ज्यादा हो जाता है, कई बार कम, इसलिए फंडिक या फंडिस। अरे ये यहां पर आमाशय खत्म, यहां से आपकी शुरू हो रही है छोटी आंत। ये छोटी आंत कुछ यूं जाती है ऐसे, ये छोटी आंत का यू आकार का भाग है, यू दिख रहा है, इसको ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। फिर छोटी आंत यहां से यूं चलती है, मुड़ जाती है, इसे 6 से 7 मीटर की चलती है, ऐसे चलती जाएगी इस प्रकार से, यूं ऐसे घूमते घूमते जाल के रूप में होती है ऐसे छोटी आंत, 6 से 7 मीटर की, ऐसे इस प्रकार से। फिर यूं चल के ऐसे पीछे निकल आती है, ये वाला भाग ऐसे करके, ऐसे यहां से बड़ी आंत शुरू हो जाती है, ऐसे ये बड़ी आंत है। डायग्राम की जरूरत नहीं है, पर आपको मैं थोड़ा समझा इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद रहे, रट्टा नहीं मारना है। बायोलॉजी दैनिक विज्ञान है, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये बड़ी आंत, बीच में छोटी आंत, ऐसे होता है। अब ये जो आमाशय के नीचे छोटी आंत के ऊपर यहां पर होता है अग्नाशय, पैनक्रियाज, शुगर जिसको आप कहते हो। तो अभी तो अपने को आमाशय की जरूरत है, इसलिए इसको मैं भी रफ कर देता हूं। है क्या चीज? गोला धर्म कुछ नहीं होता, मांसपेशियां होती है ना, मसल्स, मसल्स है वो अनियंत्रित होकर बिखर जाती है, तो उसको अपने गोलाधर्म कहते हैं। ये काम आप गांव में करते हो ना, दबवाते हैं ऐसे, गोड़ो पड़ गयो, धर्म पड़ गई, ये बकवास है सब, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है।
ये मांसपेशी अगर आपके ऊपर नीचे हो गई ना अगर आमाशय, तो इसमें झिल्लियां हैं, हड्डियां नाम की चीज नहीं है। गलती से गोड़ धरण करने कोई आड़ू आदमी मिल जाए ना गांव में, जो को मतलब खगड़ हुए कोई, तो वो मांसपेशियां पाट दे लो कार्डियक थारी। घोड़ा धरण अगर गांव में कटता फिर डॉक्टर ने क्या नहीं जानता। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या शाना, मैंने 1000 बार बोला है शाना। हम शाने के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो शाना है, समझ रहे हो ना? कहते हो कि ये हो गया वो हो गया, शाने के पास जा रहे हैं। तो शाने के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो शाना है। आपा शाना कौन नहीं, वो गड़ो जना शाना कन जाओ। कोई शाना ऐसा तो नहीं है एड्स का इलाज कर दे, कौन शाना करेगा बताओ? यहां पे रोग होता है अपने गलसुआ रोग होता है, मैंने बहुत बार बताया, ग्लोसाइटिस कहते हैं, बागड़ी में कनमूल के वहां 5 दिन में सही होता है। इनको शानो गल है 3 दिन को झाड़ो, है ना? 3 दिन का टोना टोटका करता है। पहले दिन आप ये एक वायरस का रोग है ना? ये जो वायरस होता है पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। पैरामिक्सो वायरस का जीवन काल 5 ही दिन का होता है। पहले दिन तो आपको यहां पे जब होगा ना, तो यहां पे आपकी गले की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? लैक्रिमल ग्रंथि होती है, उसमें सूजन आएगी, ये अधोकर्ण जीवा, ये सूजेगा। पहले दिन तो पता नहीं चलेगा, दूसरे तीसरे चौथे दिन सूजन आएगी। शाना इसका जो टोना टोटका करता है वो 3 दिन का करता है, मैंने आपको बहुत बार बताया। आज आपको ये रोग हुआ, आपको पता नहीं चला, कल या सूजन आई, आप जाओगे शाने के पास, दादा कनमूल हो गए, झाड़ो गाल दो। अब दादो झाड़ो गाल से 3 दिन, एक दिन तो गया, दूसरा तीसरा चौथा, 5वें दिन में लाइसोजाइम एंजाइम है लार के अंदर, उसमें घुल घुल के पैरामिक्सो वायरस खुद ही मर जाता है। उधर से 5वें दिन में रोग सही हो गया। उधर आप बोलोगे वाह दादा के काम करे, फिर वो कैसी? तो ये काम करी मेडी पर मिंदर पर जो सिस्टम होता है ना, तो 2 नारियल लिए, पतासा लिए, तेरे माने के खीर बना भेज दे, बस काम हो गया। आंकड़ा का आंकड़ा होता है, आंकड़ा कर बोलते हो ना, अचकड़ा पचकड़ा, जो भी इस नागौर क्षेत्र में जब पढ़ा था वहां पे उस अलग ही बोलते हैं, कुछ अचकड़ा पचकड़ा ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ अमन सिटी के अंदर पढ़ा था मैं। और हमारे आंकड़ा छोटी माता रोग होता है, छोटी माता 28 दिन का रोग है। आप में से कोई, ये लगभग रोग सबको होता है, कोई ऐसा देखा है कि 1 महीने से पहले सही हो जाए? ये 28 दिन का रोग है, इसके वायरस का जीवन काल 28 दिन है। 28 दिन से पहले सही होगा ही नहीं, आप कुछ भी ले लो। और ये भी खास बात है जिंदगी में, जिसको एक बार छोटी माता रोग हो गया ना, दोबारा जिंदगी में नहीं होता। ये रोग होना बढ़िया है साइंस के हिसाब से, क्योंकि खपोले बनते हैं ना, शरीर की अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। तो इनको शानो गाल है 7 दिन उजाड़ो, 7 चौका 28। तो बेंगो तो कौन गाल है 3 दिन को भाई? एड्स को इलाज क्यों कौन करे शानो? यौन संकर अर्पिस का क्यों नहीं करता? ये सब बकवास होती है। तो ये शाना शाना कुछ नहीं होता, शाना थे बनोनी तो ये काम चाल सी, बाकी अंधविश्वास है। साइंस इनको नहीं मानती, साइंस का बंदा हूं मैं भी नहीं मानता इन चीजों को। अभी अंतिम भाग यहां से छोटी आंत शुरू हो रही है, इसका नाम है पाइलोरिक। क्या नाम है? पाइलोरिक। पाइलोरिक। तो कार्डियक हो गया, फंडिस हो गया, पाइलोरिक हो गया। कार्डियक क्या है? प्रथम भाग। फंडिस क्या है? आमाशय का अंतिम भाग, जहां से छोटी आंत शुरू होती है। तो आमाशय के भाग कितने हैं? ये जो फंडिस है वो मध्य भाग है, इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे कहते हैं आमाशय रस। बोलो मत। या फिर आप इसको कह सकते हो जठर रस, इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। पेट दर्द इसी की वजह से होता है, ये ज्यादा निकलेगा तो। अब क्या चीज है ये सुनो। आमाशय जो है, आमाशय में लस लसा चिपचिपा तरल पदार्थ भरा होता है जिसे आमाशय रस या जठर रस कहते हैं। ये होता क्या है? जठर रस 3 चीजों से मिलकर बनता है। इसमें एक तो होता है पानी, एक होता है इसके अंदर अम्ल, और होते हैं उसके अंदर एंजाइम। क्या चीज? 95% तो होता है पानी, अब बचा 5% क्या है? इसमें एक अम्ल होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिड बेस साल्ट टॉपिक करवाया था, तब मैंने शायद ये पढ़ाया भी था आपको। ये नर्सिंग XY ग्रुप वाले बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, खान बैठा है ना ये। HCl 0.5% पढ़ाया था ना खान, ये 0.5%। अब ये 95.5 हो गया, तो 4.5% और बच गया, वो एंजाइम है। पेपर में ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया है? ये CGL में आया था क्वेश्चन कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 0.5% ही होता है। और ये खतरनाक अम्ल है, शक्तिशाली अम्ल है, तेजाब है,
तेजाब काम करता जलाने का। जब भी ये ज्यादा निकल गया तो आपको पेट दर्द का अनुभव होगा। पार्टी वार्टी में जाते हो, ज्यादा खा लेते हो, कहते हो ना आप रो आ गए हो, सब काम इसी का ही है। जल्दी से पाचन नहीं होगा तो ये कंडीशन पैदा हो जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो लिख लो, ये लिखो, अमाशय के बारे में डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना लो, ठीक है। तो अमाशय के भाग कितने होते हैं? कार्डियक, फंडिस, पाइलोरिक। अमाशय का प्राथमिक भाग कौन है? कार्डियक, मध्य भाग फंडिस, अंतिम भाग पाइलोरिक। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जठर रस किस किस का मिश्रण होता है? आपको बोला जल, हार्मोन, एंजाइम, सही है क्या? जल, लिपिड, एंजाइम, जल, क्षार और एंजाइम, जल, अम्ल और एंजाइम, समझ गए? तो अमाशय रस किस किस का या जठर रस किस किस का मिश्रण होता है? एक तो पानी, एक अम्ल, एक एंजाइम। पानी वाला सेकंड क्वेश्चन शुरू हो गया। लार में जल की मात्रा तो आप बोलोगे 98%, और जठर रस में जल की मात्रा तो आप बोलोगे 95%। वहां पे 98 थी पानी, यहां पे 95। तो बार बार भोजन में पानी मिलता जा रहा है। अब क्यों मिल रहा है? पतला करना है भोजन को, तभी तो पचेगा वो। आपकी छोटी आंख में जो रोटी सब्जी जाती है ना, वो चाय के जैसी बन जाती है, जैसे बहता है भोजन, उसको आप कहते हो ग्लूकोज। इसलिए आप खाना नहीं खाते हो, आप मेडिकल पे जाते हो, पानी की बोतल लो, ग्लूकोज ले लो, मिला लो, खाना मत खाओ, एनर्जी मिल जाएगी। क्यों? पचा पचाया भोजन है ना, वो ग्लूकोज ही तो है। एथलीट होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, है ना, वनडे चल रहा है, सारा दिन एक बंदा बॉलिंग कर लेगा क्या? कई बार कोच वगैरह आता है, बोतल लेके, आप देख रहे हो बाप डंती से लाग गई, पानी देना हुए, एनर्जी खत्म हो गई भाई की। बार बार वो बॉलिंग कर रहा है, पूरे दिन से चल रहा है काम, तो नहीं हो पाएगा। अब बॉलर 2-3-4 होते हैं बस, वह है ना, मेन होते हैं, उनको वो कैप्टन होता है, वो बोल देता है कि अब चलो तुम लोग चलो, इसको एक और इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो वो ग्लूकोज लेके आता है। आप अगर खाना नहीं खाते हो, मेडिकल पे जाओ, ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, पानी लो 1 लीटर, लगभग 100-200 ग्राम के आसपास ग्लूकोज घोल लो, आप सेवन कर लो। आधे घंटे बाद आपको यूं लगेगा मैंने खाना खाया, आपको ऊर्जा की जरूरत है ही नहीं। क्यों? खाना आप खाते तो ऊर्जा मिलती 5-6 घंटे बाद में, भोजन पहले गले में जाएगा, ग्रसनी में, अमाशय में रुकेगा 3-4 घंटे। 12 बजे भोजन खाया तो ऊर्जा मिलेगी 5-6 बजे। तो ब्लास्ट में भोजन टूट टूट कर इतना पतला हो जाएगा कि पानी बन जाएगा, उसका नाम ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, आपने डायरेक्ट ही ग्लूकोज ले ली, टूटा हुआ भोजन ही है, सीधा ही जाएगा वो छोटी आंत में, सोखा, एनर्जी मिली, काम चालू, ठीक है। तो इसलिए ग्लूकोज का सेवन करते हैं। गर्मियों में कोई होते हैं महिलाएं वगैरह बीमार होती है, कहते हैं ना ग्लूकोन डी की बोतलें लगवा लो, वो क्या होता है? वही तो होता है, ग्लूकोन डी, ग्लूकोज होती है। अब अमाशय के बारे में कुछ खास बातें करते हैं। इसको रफ कर दूं? बोलो मत यार, शोर मत करो, बोलो मत। ग्लूकोज होती है C6H12O6, सबको पता है, तो 6ठी-7वीं में पढ़ रहे हो यार, ये कोई छोटी बात नहीं। इसी को ग्लूकोज कहते हैं, इसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। पहली बात अमाशय के बारे में कि कहां पर पाया जाता है स्थिति, ये होता है बाएं फेफड़े के नीचे, ये लिख लो। अमाशय के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं, फिर ये तीनों चीजें पढ़ेंगे, ये तीनों यही काम है बस। तो अमाशय की स्थिति तो लिखो, बाएं फेफड़े के नीचे होता है, बाएं फेफड़े के नीचे। कोई चीज समझ नहीं आए ना, वहां पे पूछ लेना, ठीक है। हाँ, अब बेसिक लेके चल रहा हूं मैं सबके लिए, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ उनको तो याद होगा, नहीं पढ़े सबको साथ लेके चलना है। अब रही बात इसकी संरचना कैसी होती है, अंग्रेजी वर्णमाला का जे होता है ना, जे वैसा होता है, ये जे ही बन रहा था, कुछ यूं करके हमने बनाया था, तो ऐसे जे आकार की। अब ये यहां से उधर हो गया बंद, ये किसने किया? कार्डियक ने किया। इधर ये पाइलोरिक ने फिर बंद कर दिया, तो एक थैला बन गया, थैला। तो बंद थैलेनुमा संरचना है इसकी। जे आकार ना बोलो ना तो आप बोल दो बंद थैलेनुमा। पाचन तंत्र में एक ही होता है ये, थैले के जैसा, और कोई नहीं है, बंद थैलेनुमा। अच्छा, लंबाई होती है इसकी 12 से 13 सेंटीमीटर, 12-13 सेंटीमीटर का आपका अमाशय होता है। चौड़ाई लगभग 9 सेंटीमीटर के आसपास होती है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और अमाशय के अंदर हड्डियां तो है नहीं, है ना, उपास्थियां हैं, खाली मांसपेशियां। तो आपने पढ़ा होगा, मानव शरीर हजारों लाखों कोशिकाओं का जाल है, डेली हजारों कोशिकाएं मरती है, हजारों कोशिकाएं जन्म लेती है, मतलब शरीर क्या है? कोशिकाओं का जाल है। तो मैं आपको 5-7 लाख कोशिकाएं दे दूं जीवित लेब के अंदर,
वैक्यूम बना दूं, निर्वात उत्पन्न कर दूं, आपको बोल दूं 5 लाख कोशिकाओं की एक बॉडी बनानी है, बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। तो ऐसे नहीं बनता। कोशिका और कोशिका मिलती है तो बनते उत्तक, टिश्यू। उत्तक आगे मिलते तो बनते अंग, अंग और अंग मिलकर बनाते शरीर। तो ये भी कोशिकाओं का गुच्छा ही है, मांसपेशियां होती है खाली आमाशय के अंदर, तो पेट है, हड्डियां तो है नहीं इसमें, उपास्थियां हो सकती है छोटी, कार्टिलेज हो सकती, तो उत्तक है। फिर कोशिकाओं का गुच्छा तो वो है उत्तक। अब उत्तक अलग अलग प्रकार के होते हैं। आमाशय में कौन सा उत्तक पाया जाता है? नाम याद रखना, एपिथीलियम उत्तक। एपिथीलियम उत्तक, आपका हृदय भी इससे बनता है, ठीक है ना? एपिथीलियम उत्तक बोलते हैं। तो आमाशय में कौन सा उत्तक पाया जाता है? एपिथीलियम उत्तक से हमारा आमाशय बनता है। उत्तक बहुत है, स्योंजी उत्तक है, कार्सिनोमा उत्तक है, टर्लुशोमी उत्तक है ना? और कैंसर के अंदर आओगे तो ल्यूकेमिया नाम पढ़ा था, ल्यूकेमिया कैंसर, ब्लड कैंसर कहते हैं। उत्तक बहुत है, तो आपको याद रखना है आमाशय में कौन सा उत्तक होता है? एपिथीलियम उत्तक। समय, आमाशय में भोजन कितने समय अंतराल तक रुकता है? बहुत बार आ गया पेपर में क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट हो रहा है। आमाशय में भोजन रुकता है 3 से 4 घंटे। आवरण, आमाशय अपना आवरण कितने समय अंतराल बाद बदलता है? 36 घंटे। 36 घंटे में अगर पच गया तो पच गया, नहीं पचा या तो आएगा अपच यानी कब्ज हो जाएगी। अगर घड़ा भर गया, जैसे इसकी ग्रहण क्षमता बोलूं मैं, आमाशय मैक्सिमम 1.5 लीटर आवरण ले सकता है बस। आमाशय की ग्रहण क्षमता 1.5 लीटर। 1.5 लीटर से ऊपर आइटम इसमें नहीं आएगा। ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं लोग, उल्टी करते हैं, नोटिस किया होगा ना? कभी कभार जैसे रोज अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके लिए लिवर काम करता है, उनकी आदत बन गई है, वो अनुकूलन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको रोज सुबह, जैसे जो पीता है वो सुबह पिएगा उठते ही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, आप पार्टी में बैठो, ज्यादा अगर आपने सेवन कर लिया उल्टी आती, नोटिस किया होगा? बियर वगैरह लेते हो तो मूत्र का ज्यादा उत्सर्जन करोगे, उल्टी आएगी। कारण क्या है? 1.5 लीटर का घड़ा है। अब जब घड़ा भर गया, उसमें ऊपर से और पानी डालोगे तो वो क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो आपने ऊपर ज्यादा लिया तो गले से निकला, पहले तो आमाशय में जाएगा, आमाशय में रहना है वो 3 से 4 घंटे। अब 1 लीटर से ऊपर आइटम तो जा चुका है। आमाशय से भोजन तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक प्रोटीन और वसा पूरी तरह टूट ना जाए। भोजन में होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, 6 पढ़ते हैं अपने। इसमें से प्रोटीन और वसा को तोड़ने का काम इसी का ही है, क्योंकि वो एंजाइम इसी के ही पास है। सांप के आमाशय के अंदर ये एंजाइम नहीं होता, रेनिन, तो दूध पिलाते हो सांप को, सांप मर जाता है। सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, मूर्खता ही। आप बोलते हो सांप दूध पीता है, सांप दूध नहीं पीता, ये मैंने आपको पढ़ाया था पारिसंतन में, तो उसके अंदर एंजाइम नहीं है, तो क्यों नहीं पीता बताता हूं। आमाशय का 2 ही काम है, एक तो प्रोटीन और दूसरी फैट, चिकने तेलीय खाद्य पदार्थ जितने भी आते हैं, है ना, सब वसा है। प्रोटीन और वसा को तोड़ना यह काम आमाशय का है। प्रोटीन के बन जाते हैं पेप्टोन, और वसा का हो जाता है पाइसीकरण, एमल्सिफिकेशन, ये काम इसी का है। वसा और प्रोटीन को यही बचाता है, बाकी बचा हुआ आगे जाएगा आइटम। तो 1.5 लीटर से ऊपर आइटम अगर अपनी बॉडी में जाता है तो आमाशय बोलता है बाहर निकलो। अब 3 से, अब आप अल्कोहल का सेवन करें, उसमें कौन सी प्रोटीन है, इसमें कौन सी वसा है? तो अपचित ठोस है। आप रोज अगर मान लो पोषक तत्व ले रहे हो, अचानक कोई 5-6 महीने या 2-3 महीने बाद अल्कोहल का सेवन किया, अब अल्कोहल का सेवन करो, लगातार जा रहे हैं, पैग पे पैग चल रही, ये जा रहा है अंदर। अब अंदर आमाशय में देख रहा है नदी से गठुआ ला रही याद, वो आइटम प्रोटीन ही को नहीं, वसा ही को नहीं, तो ऑर्गन को तो कोई नहीं है, अब उसके समझ से बाहर है। आप ऊपर से दे दनादन दे, महफिल में बैठे हो, फिर वहां रुक भी नहीं सकते, है ना, बोलते हैं कि एक भाई के नाम को ले ले, एक बहन के नाम को ले ले, ऐसे करके वो ज्यादा है। अब आइटम अंदर चला गया, वो पच नहीं रहा, 3 से 4 घंटे रुकेगा नहीं। अब अपचित ठोस होता है, फिर आमाशय को अंदर से गुस्सा आ जाता है, मान लो यूं आप, वो बोलेगा ना प्रोटीन है ना वसा है, मुझे क्यों दे रहा है। अब वो अंदर नहीं जा रहा, घड़ा भर गया, फिर आमाशय का ऊपर वाला कार्डियक ढक्कन खुलता है सीधा, कि काम करता ना बड़ी देर होगी, बाहर जान दे। फिर अंदर से मांसपेशियों संकुचन पैदा होगा, और वो ग्रसने से होता हुआ समझ गए, बाहर निकाल दिया।
होता है ना, ये काम इसी का ही है। इसलिए कहते हैं इसकी ग्रहण क्षमता 1.5 लीटर ही है, ठीक है। फिर वो कपड़े भर देता है, ठीक है। कोई दीवार कन लगे रहे, यहाँ कोई कंजार खड़े हो जैसा उल्टी करे कि और करे, वो अंदर आइटम जिज्ञा को नहीं है भर दियो। तो पार्टी सार्टी अगर करते हो ना कभी, हिसाब किताब से लिमिट होती है एक, ठीक है। हाँ, अब इसका काम दारू प्याऊं था ना मैं, था ना तो वो कह नहीं पानी से पिया दूंगा मैं। प्रोटीन और वसा का तोड़ना इसका काम है। अब देखो अमाशय में इतने सारे काम होंगे, प्रोटीन को ये तोड़ेगा, वसा को ये तोड़ेगा। अब तोड़ेगा तो तोड़ेगा कैसे, इसके पास कुछ आइटम ऐसे वही तोड़ पाते हैं। तो क्या पूछेंगे, बाएं फेफड़े के नीचे मानव शरीर का पाचन तंत्र का कौन सा अंग पाया जाता है? अमाशय की संरचना कैसी होती है? तुलना किससे करेंगे? बंद थैलों में बोल लो। अमाशय की सामान्य लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है? अमाशय का निर्माण किस ऊतक से होता है? अमाशय में भोजन कितने समय अंतराल तक रुकता है? अमाशय का आवरण कितने समय अंतराल बढ़ता है? अमाशय की ग्रहण क्षमता कितनी होती है? प्रोटीन और वसा से संबंधित पाचन तंत्र का अंग अमाशय, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, ऐसे नाम आएंगे। इतना उतार लिया। अब पढ़ेंगे इसको तोड़ता कैसे है। टाइम हो गया, 2 मिनट पढ़िए। चलो कोई बात नहीं, हेडिंग डाल के छोड़ दो। ये प्रोटीन और वसा को तोड़ेगा कैसे, तो अमाशय रस पॉइंट बना लो, कल पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। होंपला लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, ये लगा देना। अभी तो लिख दे, थोड़ा लिख देते हैं। अब ये काम होता कैसे, अरे शोर मत करो। अमाशय रस या फिर ये काम कैसे होता है, ये काम इनसे होता है। एक तो अमाशय में पानी है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक है एंजाइम। ये काम करवाते एंजाइम करवाते हैं। अब प्रोटीन भी अलग अलग प्रकार की, वो दूध में प्रोटीन तो कैशिन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन। एक हल्का जो पीला दूध हो, कच्चा दूध, उसमें पीलापन है, पका हुआ वो सफेद है। तो दूध प्रोटीन भी अलग अलग होगी, एक दूध की प्रोटीन, एक भोजन की प्रोटीन। तो एंजाइम भी अलग अलग, रेनिन है, पेप्सिन है ना। वसा को तोड़ेगा वो लाइपेज है। पेपर में पूछ लेते हैं वसा का पाचन या वसा का इमल्सीकरण कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज। दूध के प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो आप बोलोगे पेप्सिन, सॉरी रेनिन एंजाइम। भोजन की प्रोटीन कौन पचाता है? पेप्सिन एंजाइम। पेपर में क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय में नहीं पाया जाता है? लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन। उत्तर होगा टाइलिन, वो लार का होता है। ऐसे नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते ब्रेक के बाद, कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।